स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, टॉपिक का नाम है जीन प्याजे। सीटीपी है, सीटेट आपका चाहे पेपर 1 है या फिर पेपर 2 है। जीन प्याजे का सुपर फास्ट क्विक रिवीजन इस वीडियो में कंप्लीट हम आपको कराने वाले हैं। अगर सीटेट में जीन प्याजे से नंबर छोड़ना नहीं चाहते हो आप, तो इस क्विक रिवीजन जो है आपका गेम बदल देगा। इस वीडियो के बाद जीन प्याजे से सवाल गलत होने का कोई भी चांस नहीं बचेगा। कम समय ज़्यादा नंबर, जीन प्याजे क्विक रिवीजन अभी शुरू करते हैं। नो थ्योरी नो बकवास। तो बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है जीन प्याजे किस देश के निवासी थे। जीन प्याजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो नाम है स्विट्जरलैंड। जीन प्याजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जीन प्याजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए। अगला देखिए, प्याजे के अनुसार बालक क्या है? तो प्याजे के अनुसार दोस्तों बालक क्या है? ये सक्रिय अन्वेषक है। क्या है? सक्रिय अन्वेषक। सीधे सीधे सीटेट में ये लाइन पूछी जाएगी, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीन प्याजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो जो जीन प्याजे हैं, जीन प्याजे का सिद्धांत मानसिक संरचना और अनुकूलन पर आधारित है। किस पर? मानसिक संरचना और अनुकूलन। नेक्स्ट देखिए, प्याजे के सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या था? तो प्याजे के सिद्धांत का जो मुख्य फोकस था वो था बच्चे कैसे सोचते हैं। क्या था? बच्चे कैसे सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्याजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या है? तो प्याजे के अनुसार जो सीखने की प्रक्रिया है वो है निर्माणात्मक। क्या है? निर्माणात्मक। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति किससे होती है? तो प्याजे के अनुसार जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है दोस्तों, वो होती है अनुभव और अंतःक्रिया से। किससे होती है? अनुभव और अंतःक्रिया से। ठीक है, ये सीधे सीधे पॉइंट जो है वो पूछा जाएगा। तो देखिए, अगला पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली जो अवस्था है आपकी वो है संवेदी गामक अवस्था। पहली क्या है? संवेदी गामक अवस्था। नेक्स्ट है देखिए, संवेदी गतिक जो अवस्था है, संवेदी गामक जो अवस्था है उसकी जो एज है वो कितनी है? तो एज कितनी है? जन्म से 2 वर्ष है। ठीक है, क्विक रिवीजन हम आपको करा रहे हैं जिससे कि सारी चीज़ें आपके माइंड में सेव रहें, कुछ भी आप भूलो ना। जो दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था का क्या नाम है? तो वो है पूर्व संचालन अवस्था। क्या है दूसरी अवस्था? पूर्व संचालन अवस्था। ठीक है, या आप कह सकते हो इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है इसकी आयु कितनी है? तो इसकी आयु है 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट है तीसरी अवस्था। तो तीसरी अवस्था का क्या नाम है? तीसरी अवस्था है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है? तो वो है दोस्तों 7 से 11 वर्ष। कितनी है? 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, चौथी अवस्था कौन सी है? तो चौथी अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम एज की बात करें तो ये है 11 वर्ष से ऊपर की बात। ठीक है, 11 वर्ष से ऊपर की बात, ये आपको ध्यान रखना है। संवेदी गामक जो अवस्था है वो 2 वर्ष है। 2 वर्ष है। ठीक है, इस अवस्था में ज्ञान किस पर आधारित होता है? यानी समझ के ध्यान से समझिएगा। जो ये संवेदी गामक अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष है। इस अवस्था में जो ज्ञान है वो किस पर आधारित होता है? तो इस अवस्था में जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय, अनुभव और गति पर आधारित होता है। सीधे सीधे पॉइंट सीटेट में पूछा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है? ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम बता चुका हूं मैं 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस पर आधारित है? तो वस्तु स्थायित्व की जो अवधारणा है वो किस पर आधारित है? संवेदी गतिक अवस्था पर आधारित है। अच्छा, वस्तु स्थायित्व का अर्थ क्या होता है? तो आज वस्तु स्थायित्व का अर्थ भी समझ लीजिए। वस्तु स्थायित्व का जो अर्थ होता है वो होता है वस्तु का अदृश्य होने पर भी अस्तित्व। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, पूर्व संचालन अवस्था। पूर्व संचालन जो अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो इस जो अवस्था की मुख्य विशेषता है वो है अहम केंद्रिता। क्या है दोस्तों? अहम केंद्रिता। अब जानेंगे कि अहम केंद्रिता का अर्थ क्या है। तो अहम केंद्रिता का जो अर्थ है वो है केवल अपने दृष्टिकोण से सोचना। क्या है? केवल अपने दृष्टिकोण से सोचना। अगला देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इस अवस्था में बच्चा संरक्षण को समझ पाता है या नहीं। तो इस एज का जो बच्चा है वो संरक्षण को नहीं समझ पाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस अवस्था में सोच कैसी होती है? तो इस अवस्था के अंदर जो सोच होती है वो प्रतीकात्मक होती है। कैसी होती है? प्रतीकात्मक होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बन चुका है। ठीक है, इस अवस्था में तर्क कैसा होता है? तो दोस्तों जो तर्क होता है वो अवैज्ञानिक होता है। तर्क कैसा होता है? अवैज्ञानिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए, अगली जो आपकी
अवस्था है वो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था है ये चलती है 7 से 11 वर्ष। कब चलती है? 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था की मुख्य उपलब्धि क्या है? ठीक है, तो मुख्य उपलब्धि क्या है? वो है संरक्षण की समझ। क्या है दोस्तों? वो है संरक्षण की समझ। ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? संरक्षण की समझ है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो संरक्षण से तात्पर्य है मात्रा स्थिर रहने की समझ। संरक्षण से क्या तात्पर्य है? मात्रा स्थिर रहने की समझ है। अगला है देखिए पॉइंट, अगला पॉइंट है इस अवस्था में तर्क कैसा होता है। यानी इस अवस्था में तर्क कैसा होता है? तो ये तार्किक लेकिन ठोस। अब देखो ध्यान रखो, किसकी बात कर रहे हो? आप कर रहे हो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। और मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें तर्क कैसा होता है? ये तार्किक होता है। तार्किक, इसको आप नोट करिएगा, सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्गीकरण और क्रमबद्धता किस अवस्था में आती है? तो वर्गीकरण और क्रमबद्धता जो है दोस्तों वो आती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। किस में आती है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों जो चौथी वाली अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है वो है 11 वर्ष से ऊपर। कौन सी है? 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, इस अवस्था की मुख्य जो विशेषता है वो क्या है? अमूर्त चिंतन है। क्या है? अमूर्त चिंतन है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन छप चुका है। काल्पनिक सोच जो है वो किस अवस्था में विकसित होती है? तो जो काल्पनिक सोच है बच्चे के अंदर वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है वो विकसित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है वैज्ञानिक तर्क किस अवस्था में संभव है। यानी जो वैज्ञानिक तर्क है वो किस अवस्था में संभव होता है? तो दोस्तों वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी जीन पियाजे की चौथी अवस्था। पियाजे की मुख्य अवधारणाएं क्या हैं? यानी पियाजे की जो मुख्य अवधारणा है वो क्या है? इस यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गई पियाजे की मुख्य अवधारणाएं। ठीक है, अब देखो समझो स्कीमा क्या है। स्कीमा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्कीमा क्या है? सीधे सीधे पेपर में छपेगा। तो स्कीमा क्या है? ज्ञान की मानसिक संरचना है। क्या है स्कीमा दोस्तों? ज्ञान की मानसिक संरचना। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्या है? अनुकूलन किसे कहते हैं? तो अनुकूलन किसे कहते हैं दोस्तों? अनुकूलन किसे कहते हैं? वो है स्कीमा में परिवर्तन। क्या है? स्कीमा में परिवर्तन। इसी को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। ठीक है, और वैसे तो ये है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन की दो प्रक्रिया होती हैं, जैसे कि ये आपको समझाया गया है। देखो अनुकूलन है, अनुकूलन के दो घटक होते हैं। ठीक है, दो घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं अनुकूलन के दो घटक? एक होता है समावेशन और दूसरा होता है समायोजन। ठीक है, समावेशन मतलब इस एक जगह एक बात बता दूं आपको, इसकी जगह पे क्या क्या पूछ लिया जाता है? इसकी जगह एक शब्द आता है आत्मसातकरण। ठीक है, क्या आता है दोस्तों? आत्मसातकरण। वो आपको ध्यान रखना है, आत्मसातकरण। इस शब्द को आपको ध्यान रखना है। ये शब्द बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आत्मसातकरण क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। अच्छा, ये समायोजन क्या है? तो समायोजन क्या है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। आगे देखिए समावेशन क्या है। ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। समावेशन क्या है? ठीक, जो इसमें आया था। समावेशन क्या है? नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में जोड़ना। तो मैंने यही तो बताया था आपको कि नए ज्ञान को, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना। ठीक है, नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में जोड़ना क्या कहला रहा है? समावेशन। समायोजन क्या है? समायोजन, तो समायोजन क्या है? स्कीमा में बदलाव करना। समायोजन क्या है? स्कीमा में बदलाव करना। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए संतुलन क्या है? संतुलन क्या है? ठीक है, तो संतुलन क्या है? समायोजन और समावेशन और समायोजन की अवस्था, यानी समावेशन और समायोजन की जो अवस्था है वो क्या है? संतुलन है। देखो सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले जो मैंने बल लाइनर लिए हैं दोस्तों, एकदम बिंदास हैं। ठीक है, समझो देखो, पियाजे के अनुसार बालक में सीखने की गति कैसी होती है? यानी जो पियाजे है, पियाजे के अनुसार बालक में सीखने की जो गति है वो कैसी होती है? तो आप कहोगे दोस्तों अवस्था के अनुसार। पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो ये अवस्था सिद्धांत है, यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट है पियाजे ने किस पर अधिक बल दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पियाजे ने किस पर अधिक बल दिया है? तो पियाजे ने दिया है व्यक्तिगत अनुभव पर।
किस पर? व्यक्तिगत अनुभव पर। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, यानी पियाजे हैं इनके अनुसार शिक्षक जो है वो शिक्षक की भूमिका क्या है। तो जो शिक्षक की भूमिका है वो मार्गदर्शक की है। किसकी है? मार्गदर्शक की है। अगला देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पियाजे के सिद्धांत में बालक की भूमिका क्या है। तो पियाजे के सिद्धांत में जो बालक की भूमिका है वो सक्रिय भूमिका है। कैसी भूमिका है? सक्रिय भूमिका है। तो दोस्तों आपके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना ये है, चाहे आपका सीटेट का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोस्तों दोनों के लिए आपके लिए नोट्स उपलब्ध हैं। कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। देखिए सीडीपी कंटेंट है प्लस 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन है, 360 पीवाईक्यू हैं। इसके बाद हिंदी कंटेंट है आपका प्लस 500 एमसीक्यूज भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, चाहे पेपर 1 है या पेपर 2 है। संस्कृत पैडागोजी है और पीवाईक्यू 500 क्वेश्चन है। एसएसटी कंटेंट है प्लस 500 पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ईवीएस कंटेंट है प्लस 250 पीवाईक्यू है। इसी प्रकार से मैथ पैडागोजी है और हिंदी वो विज्ञान आपका कंटेंट है। ठीक है, तो दोस्तों बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए। ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 के ये आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सभी सब्जेक्टों के नोट्स आप प्राप्त कर लीजिए और घर बैठे बेहतरीन आप तैयारी अपनी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन एक बिंदास मैंने डाला है, कोई भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है जो आपसे छूटे, पेपर में छूटे। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे। पियाजे के अनुसार बालक सबसे पहले क्या सीखता है? भाई पियाजे के अनुसार बालक सबसे पहले क्या सीखता है? तो दोस्तों इंद्रियों अनुभव के माध्यम से सीखता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बालक सबसे पहले किससे सीखता है? तो इंद्रिय अनुभव के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट है पियाजे ने सीखने को किस प्रक्रिया का परिणाम माना है? तो पियाजे ने माना है दोस्तों मानसिक संरचनाओं का परिणाम। पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो पियाजे के अनुसार जो बुद्धि है वो अनुकूलन की क्षमता है। नेक्स्ट है बुद्धि का विकास किससे होता है? तो जो बुद्धि है, बुद्धि का जो विकास होता है वो पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा होता है। सीधे सीधे पेपर में छपेगा दोस्तों, स्टार लगाओ इस पर। पियाजे के अनुसार भाषा विकास है किसका परिणाम है? तो वो है संज्ञानात्मक विकास का। सीधे सीधे पेपर में दोस्तों छपने वाला क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीधे कीवर्ड मैं आपको करा रहा हूँ याद। कीवर्ड, यही कीवर्ड सीधे सीधे पेपर में आपको पूछे जाएंगे। पियाजे के सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका कैसी है? तो सामाजिक अंतःक्रिया की जो भूमिका है वो सहायक है। कैसी? सहायक है। पियाजे के अनुसार खेल किससे संबंधित है? खेल किससे संबंधित है? तो यह संज्ञानात्मक विकास से। किससे? संज्ञानात्मक विकास से। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार अनुकरण किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो जो अनुकरण प्रारंभ होता है ये संवेदी गतिक अवस्था में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पियाजे के अनुसार सोच और भाषा में कौन पहले आता है? तो पियाजे के अनुसार क्या है? सोच पहले आता है। ये दोस्तों पेपर में डायरेक्ट छपने वाले प्रश्न हैं। एक एक क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपको चुन चुन के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि पहली बार में ही आपका सीटेट जो है वो पास हो जाए। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास किससे प्रभावित होता है? तो नैतिक विकास जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास से होता है। नैतिक विकास किससे प्रभावित होता है? संज्ञानात्मक विकास से होता है। अब देखो अवधारणा आधारित वन लाइनर, एक एक पॉइंट मैंने चुन चुन के आपके लिए डाला हुआ है। पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है? तो पियाजे के अनुसार जो सीखना है वो आत्म खोज आधारित होता है। कैसा? आत्म खोज आधारित होता है। अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पियाजे ने बालक को क्या माना है? तो पियाजे ने जो बालक को माना है वो लघु वैज्ञानिक माना है। क्या माना है? लघु वैज्ञानिक। नेक्स्ट है पियाजे का सिद्धांत किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? तो पियाजे का जो सिद्धांत है दोस्तों वो बाल्यावस्था, यानी पियाजे का जो सिद्धांत है किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? तो वो है दोस्तों बाल्यावस्था पर। किस पर? बाल्यावस्था पर। पियाजे के अनुसार त्रुटियां क्या हैं? तो त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? तो पियाजे के अनुसार जो त्रुटियां हैं ये सोच की अवस्था दर्शाती हैं। क्या? सोच की अवस्था दर्शाती हैं। पियाजे के अनुसार तर्क का विकास कब प्रारंभ होता है? तो दोस्तों जो पियाजे हैं, पियाजे के अनुसार जो तर्क का विकास प्रारंभ होता है ये होता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। और ठोस संक्रियात्मक अवस्था की जो एज है वो है 7 से 11 वर्ष। कितनी है? 7 से 11 वर्ष। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? पॉइंट कह रहा है पियाजे के अनुसार अमूर्त विचार किस आयु में संभव है? तो अमूर्त जो विचार है वो है किशोरावस्था में। अमूर्त विचार क्या है? किस एज में है? किशोरावस्था में। और एज कितनी है? तो एज है आपकी 11 से ऊपर, 11 प्लस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 11 प्लस। पियाजे के अनुसार अमूर्त जो विचार है किस आयु में संभव है? ये है किशोरावस्था में।
नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार बालक ज्ञान को कैसे ग्रहण करता है, यानी प्याजे के अनुसार जो बालक है वो ज्ञान को कैसे ग्रहण करता है। तो दोस्तों स्वयं निर्मित करने वाला, कैसे, स्वयं निर्मित करने वाला। अगला पॉइंट देखो, एक एक कीवर्ड मैंने डाला हुआ है, कहीं से भी आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। प्याजे के सिद्धांत में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, तो कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, वो है अवस्था। ठीक है, प्याजे के अनुसार सभी बच्चे क्या एक ही गति से सीखते हैं, तो प्याजे के अनुसार सभी बच्चे एक गति से नहीं सीखते हैं। अगला देखो, प्याजे के अनुसार संरक्षण की असफलता किस अवस्था में होती है, तो दोस्तों प्याजे के अनुसार जो संरक्षण की असफलता की बात हो रही है किस एज में है, तो वो है पूर्व संचालन अवस्था में। क्या है, पूर्व संचालन अवस्था में। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है प्याजे के अनुसार परिकल्पनात्मक चिंतन किस अवस्था में आता है, तो परिकल्पनात्मक जो चिंतन आता है वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्याजे के अनुसार बालक पहले क्या समझता है, मात्रा या आकार, तो दोस्तों प्याजे के अनुसार जो बालक है पहले क्या समझता है, वो समझता है आकार। क्या समझता है, आकार। ठीक है, वो मात्रा नहीं समझता है। जैसे एक गिलास ये है और एक गिलास दूसरा है, ठीक है, इसमें मान लो ये दूसरा वाला गिलास है, ये आपका बड़ा गिलास है और ये पहला वाला जो है छोटा है। ठीक है, आपने 1 लीटर पानी इसमें भी डाला और 1 लीटर पानी इसमें भी डाला। ठीक है, 1 लीटर पानी इसमें भी डाला, तो जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले आप उसे दोगे तो ये बड़ा वाला गिलास पकड़ेगा, ना कि छोटा वाला। लेकिन इसके अंदर जो मात्रा है, मात्रा का उसे पता नहीं है, मात्रा कितनी है कितनी नहीं। उसने आकार को देखा और आकार को सबसे पहले वही देखा बच्चे ने। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि प्याजे के अनुसार बालक पहले क्या समझता है, मात्रा या आकार, तो क्या होगा, आकार होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई प्याजे के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो प्याजे के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो है चिंतन क्षमता का विकास। क्या है, चिंतन क्षमता का विकास। देखिए, नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। प्याजे के अनुसार कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो प्याजे के अनुसार कक्षा में शिक्षक को अन्वेषण के अवसर देने चाहिए, यानी खोज के अवसर देने चाहिए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्याजे के अनुसार रटने पर जोर क्यों नहीं देना चाहिए, तो दोस्तों यह संज्ञानात्मक विकास नहीं करता। यह जो रटने वाली बात है तो ये संज्ञानात्मक विकास जो है वो नहीं करता। नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो प्याजे के अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो अवस्था अनुकूल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अवस्था अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए, तो प्याजे का जो के आधार पर मूल्यांकन जो है वो सोच की प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। किस पर, सोच की प्रक्रिया पर। चलिए आगे चलते हैं। नोट्स के लिए दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं। जब बेहतरीन नोट्स आपके पास होगा, कंटेंट आपके पास होगा, तो पहली बार में ही आपका सीटेट जो है वो पास होगा। ठीक है, तो विषय वस्तु आपके पास होना बहुत आवश्यक है। चलिए अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है हमारा प्याजे के अनुसार बालक का विकास किस क्रम में होता है, तो दोस्तों ये एक निश्चित क्रम में होता है। प्याजे के अनुसार विकास क्या छलांग लगाकर होता है, जी नहीं। प्याजे के अनुसार विकास कभी बच्चे का छलांग लगाकर नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, चरणबद्ध होता है। कैसा होता है, चरणबद्ध होता है। प्याजे के अनुसार बुद्धि स्थिर होती है या परिवर्तनीय, तो दोस्तों प्याजे के अनुसार जो बुद्धि है वो परिवर्तनीय होती है। क्या होती है, परिवर्तनीय होती है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है प्याजे के सिद्धांत में परिपक्वता की भूमिका क्या है, तो प्याजे के सिद्धांत में परिपक्वता की भूमिका क्या है, आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं। आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे प्याजे के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है वो है सक्रिय सहभागिता। क्या है, सक्रिय सहभागिता। सीधे सीधे दोस्तों पेपर में छपने वाला पॉइंट है। एक एक पॉइंट मैं वो करा रहा हूँ कि कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे कथन और कारण करके पूछे, कैसे भी पूछे, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। प्याजे ने किस प्रकार के प्रयोग किए हैं, तो नैदानिक प्रयोग किए हैं। कैसे, नैदानिक प्रयोग किए हैं। नैदानिक विधि का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो किसके लिए किया गया, वो है बालक की सोच समझने के लिए किया गया। यानी नैदानिक विधि का प्रयोग किसके लिए किया गया, वो किया गया बालक की सोच समझने के लिए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है दोस्तों
वो कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संघर्ष क्या उत्पन्न करता है, तो ये दोस्तों अधगम। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार असंतुलन क्यों आवश्यक है। असंतुलन इसलिए आवश्यक है नए ज्ञान के लिए, यानी पियाजे के अनुसार असंतुलन क्यों आवश्यक है, तो नए ज्ञान के लिए। संतुलन पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो संतुलन प्राप्त करने की पुनः प्रक्रिया कहलाती है समायोजन। नेक्स्ट है अवस्था विशेष पर आधारित वन लाइनर प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से पेपर में बनते हैं। जो क्वेश्चन पेपर में बनता है, जहाँ से एक एक पॉइंट को मैंने इसमें कीवर्ड की तरह डाला हुआ है। संवेदीगतक अवस्था में सोच कैसी होती है, तो संवेदीगतक अवस्था में जो सोच होती है बच्चे की वो क्रियात्मक होती है। पूर्व संचालन अवस्था में तर्क क्यों कमजोर होता है, क्यों होता है, अहम केंद्रता के कारण होता है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या नहीं कर पाता, तो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता। अमूर्त जो चिंतन है वो नहीं कर पाता, ठीक है, बल्कि जो तार्किक चिंतन है वो कर लेता है, यानी तार्किक चिंतन है वो कर लेता है इस एज में। तार्किक चिंतन वाली जो एज है दोस्तों वो 7 से 11 वर्ष है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन जो अमूर्त चिंतन वाली एज है वो दोस्तों कितनी है, 11 से ऊपर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहीं पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सोच कैसी होती है। तो दोस्तों जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है इसमें जो सोच होती है वो तार्किक एवं अमूर्त होती है। अगर हम एज की बात करें तो एज कितनी होगी, 11+ होगी। कितनी होगी, 11+। संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में पूर्ण रूप से आती है, तो ये आती है दोस्तों ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। क्या इसमें आती है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। अगला शब्द देखिए, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो है पियाजे के अनुसार बच्चा पहले देखता है या फिर सोचता है। तो पियाजे के अनुसार पहले बच्चा दोस्तों देखता नहीं है बल्कि क्या करता है, वो सोचता है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार ज्ञान बाहर से दिया जाता है, तो जी नहीं, यानी पियाजे के अनुसार ज्ञान जो है वो बाहर से नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार सीखना क्या केवल विद्यालय तक सीमित है, तो जी नहीं, केवल विद्यालय तक सीखना सीमित नहीं है। किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। अगला समझो, अगला पॉइंट है हमारा वो है पियाजे के सिद्धांत में दंड की भूमिका कैसी है। तो जो दंड है, दंड की भूमिका जो है वो नगण्य है, ठीक है। पियाजे के अनुसार नैतिकता किस अवस्था में कठोर होती है, तो पियाजे के अनुसार जो नैतिकता है वो पूर्व संचालन अवस्था में कठोर होती है। नेक्स्ट है शिक्षक उपयोगिता आधारित वन लाइनर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने फैक्ट डाले हुए हैं, एक एक फैक्ट पेपर में छपने वाला फैक्ट है। वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख के जाइएगा, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के आप करके आओगे। पियाजे के अनुसार कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए, तो पियाजे के अनुसार जो कक्षा शिक्षण है वो गतिविधि आधारित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गतिविधि आधारित। पियाजे के अनुसार पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या है, तो पाठ्य पुस्तक की जो भूमिका है पियाजे के अनुसार वो दोस्तों सहायक है। कैसी है, सहायक है। पियाजे के अनुसार समूह कार्य क्यों उपयोगी है, क्योंकि संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए। किसके लिए, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, पियाजे के अनुसार गलत उत्तर क्यों महत्वपूर्ण है। गलत उत्तर जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, वे सोच दर्शाते हैं। क्या है, वे सोच दर्शाते हैं। पियाजे के अनुसार प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है, तो पियाजे के अनुसार प्रश्न पूछना सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है। दोस्तों चाहे आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की, देखिए अगर आपको पहली बार में सीटेट निकालना है तो दोस्तों आपके पास अगर कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई भी विषय वस्तु आपके पास पढ़ने के लिए नहीं है, रिवीजन करने के लिए नहीं है, तो तुरंत फ़ोन उठाओ और इस नंबर पे आप संपर्क करो, ठीक है। पहली बार में ही आपका सीटेट क्वालिफाई होगा, क्योंकि जब आपके पास विषय वस्तु नहीं होगी, कंटेंट आपके पास पढ़ने के लिए नहीं होगा, रिवीजन करने के लिए नहीं होगा, तो फिर कैसे बात बनेगी। बहुत ही नाम मात्र की फीस में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 के संपूर्ण। तो जानकारी करने के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई पियाजे के अनुसार विकास और सीखने में क्या संबंध है।
तो देखो विकास पहले, विकास क्या है, विकास पहले, और सीखना क्या है, सीखना बाद में। ठीक है, प्याजे का सिद्धांत किस प्रकार का है, तो प्याजे का जो सिद्धांत है वो संरचनात्मक है यानी संज्ञानात्मक है। नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार बालक ज्ञान का उपभोक्ता है या निर्माता है। तो देखो सीधे सीधे पेपर में छपने वाला पॉइंट है, एक एक पॉइंट मैंने चुन चुन के इसमें डाला हुआ है। प्याजे के अनुसार जो बालक है, बालक का ज्ञान उपभोक्ता है या निर्माता, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा निर्माता है। प्याजे के अनुसार अनुभव बिना सोच के क्या है, यानी प्याजे के अनुसार जो अनुभव है वो बिना सोच के क्या है, बिना सोच के अर्थहीन है। क्या है दोस्तों, बिना सोच के अर्थहीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है प्याजे से सबसे अधिक जो पूछा जाने वाला क्षेत्र कौन सा है, वो है अवस्था और अवधारणा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको चुन चुन के कराया है, कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। चलिए मैं स्कीमा और बता देता हूँ एक बार, स्कीमा क्या है। ठीक है, स्कीमा क्या है, तो स्कीमा क्या है, देखो मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका उपयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। और जो मानव शिशु होता है, मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने दोस्तों इस वीडियो में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसे मैंने छोड़ा हो। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको करा दिए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर इसी टाइप की आपको क्विक रिवीजन करनी है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं सारे टॉपिक की आपको क्विक रिवीजन करा दूंगा सुपर फास्ट तरीके से। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।